तो हमारा नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार, कर्जा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आप इसको जो मर्जी नाम दे दो। बिजनेस को अगर किसी का पैसा चुकाना है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारा ये मॉल का बिजनेस है, मॉल ने बैंक से लोन लिया है तो अब ये लोन चुकाना भी तो पड़ेगा, तो ये लोन मॉल के लिए, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। दूसरा देखो, सप्लायर से बिजनेस ने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज करें लेकिन उधार में, तो पैसा सप्लायर को देना बाकी है, बिजनेस को किसी का पैसा चुकाना बाकी है, तो बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। उसी तरीके से तीसरा देखो यहाँ पर एम्प्लॉइज, इन एम्प्लॉइज को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, बिजनेस ने इनसे काम करवा लिया लेकिन 2 महीने से अभी तक इनको सैलरी नहीं दी, तो 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि बिजनेस ने इनका भी पैसा चुकाना है। तो लाइबिलिटी को आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि बिजनेस के सर पे अगर कोई कर्जा है, बिजनेस ने किसी का पैसा चुकाना है, चाहे फिर वो लोन के तौर पर चुकाना हो, चाहे किसी से सामान उधार खरीद रखा हो, चाहे एम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग हो, चाहे बिजली का बिल पेंडिंग हो, चाहे टेलीफोन का बिल पेंडिंग हो, तो जो भी पैसा बिजनेस की तरफ से दूसरों का देना बाकी है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाती है। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन भी आप देख लो, any kind of financial obligation that a business has to pay at the end of accounting year to a person or a business। तो किसी भी काइंड का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो बिजनेस ने पे करना है at the end of accounting period, अकाउंटिंग पीरियड का एंड कब होता है? 31 मार्च। तो 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि आखिर बिजनेस की कितनी लाइबिलिटी है, किन किन लोगों का पैसा बिजनेस ने देना है, तो सारी लाइबिलिटी का हिसाब किताब 31 मार्च को होगा। तो लाइबिलिटी क्लियर है। अभी लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मैंने आपको बता दिया था, कैपिटल के अंदर हमने देख लिया है। उसके बाद अगर मैं लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो लाइबिलिटी के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या आ गया? कैपिटल, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर कवर हो गया था। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस के लिए वो भी लाइबिलिटी होती है। हर वो पैसा जो बिजनेस ने चुकाना है किसी दूसरे पर्सन को, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। तो कैपिटल भी तो ओनर को वापस करनी होती है ना, तो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जो है इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर 2 चीजें आती हैं, पहली कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है ताकि बिजनेस उससे जो है अच्छे से काम करे और प्रॉफिट जनरेट कर ओनर को फाइनली कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों के दोनों वापस करे। तो ये कैपिटल का कॉन्सेप्ट था जो हमने देख लिया है। तो अब हम इस पॉइंट के अंदर बात करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो हमारी आउटसाइडर के अगेंस्ट है, वो उधार, वो कर्जा जो हमें आउटसाइडर को पे करना है, यहाँ पर अदर देन ओनर की बात होगी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर हमारे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला होता है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। ये सेम वही है जो हमने एसेट के अंदर पढ़ा था। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं और करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी को। तो अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वो उधार, वो कर्जा जो बिजनेस ने 1 साल के बाद पे करना है। अभी ये पैसा वापस करने की ड्यू डेट दूर है, 1 साल के बाद पे ऑफ करना है। लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जो लाइबिलिटी 1 साल के बाद पेबल है वो लाइबिलिटी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो पेबल लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको पेबल देखने को मिल जाए तो इसका मतलब अभी पे नहीं करा गया, पे करना बाकी है। तो पेबल हमेशा लाइबिलिटी के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसे लोन्स जो 1 साल के बाद पे ऑफ करने। बैंक लोन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, 4-5 साल के लिए बैंक से आराम से लोन मिल जाता है। डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स जो है कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी ने पब्लिक से लोन लेना है, एक होता है कंपनी पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है, तो अगर पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदती है तो उस केस में पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डर बनेगी और शेयर होल्डर को कंपनी से बदले में डिविडेंड मिलता है। जबकि अगर कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है और पब्लिक उन डिवेंचर्स को खरीदती है तो उस केस में जिन लोगों ने डिवेंचर्स को खरीदा होगा वो लोग कहलाएंगे कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स। यानी यहाँ पर जो है इन लोगों को बदले में डिविडेंड नहीं मिलेगा बल्कि इन लोगों को बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। माना जाएगा कि इन लोगों ने कंपनी को लोन दे रखा है। तो कंपनीज जो है डिवेंचर्स इशू करती है ताकि वो पब्लिक से उधार ले सकें। अब यहाँ पर देखो एक बात और लिखी हुई है, मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका क्या मतलब है तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे देखो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, जो पेबल है विद इन 12 मंथ्स। लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर भी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आया है, तो इन सबको इकट्ठे देखेंगे। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्रेड क्रेडिटर्स, तो अब ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल, मॉल जो की एक बिजनेस है, इसने इस सप्लायर से गुड्स खरीदे, सप्लायर ने मॉल को गुड्स
तो सप्लाई कर दिए, लेकिन मॉल ने अभी सप्लायर को इन गुड्स का पैसा नहीं दिया। मॉल ने सप्लायर से उधार में गुड्स खरीद लिए, तो मॉल के सर पे, बिजनेस के सर पे उधार आ गया। और जब भी बिजनेस के सर पे उधार आएगा तो उस केस में बिजनेस उस उधार को लायबिलिटी कहेगा। तो यहाँ पर ये मॉल इस सप्लायर को लायबिलिटी कहेगा। बिजनेस बोल रहा है कि मेरे सर पे उधार है, मुझे इस सप्लायर को पैसा पे करना है, तो ये सप्लायर मेरे लिए लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है? कोई भी सप्लायर 2-4 महीने से ज्यादा उधार नहीं देता। अगर सप्लायर आपको उधार में सामान दे रहा है तो आपको 2-4-5 महीने में सप्लायर का पैसा चुकाना होगा, यानी विद इन 12 मंथ्स सप्लायर को पैसा पे करना होगा। तो ये जो लायबिलिटी है ये विद इन 12 मंथ्स वाली है, यानी ये करंट लायबिलिटी है। तो अगर बिजनेस सप्लायर से उधार में सामान खरीदता है तो बिजनेस उस सप्लायर को करंट लायबिलिटी के अंदर डालता है, और करंट लायबिलिटी के अंदर भी वो सप्लायर को एक नाम देता है जिसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन जो बिजनेस को उधार में गुड्स सप्लाई करता है, स्टॉक सप्लाई करता है। तो सप्लायर बिजनेस का ट्रेड क्रेडिटर कहलाएगा। तो समझ में आ गया क्रेडिटर किसको बोलते हैं हम। तो क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। इसके अंदर आ जाती है हमारी सैलरी। तो सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, और ऐसा खर्चा जो अभी भी पेंडिंग है, 2 महीने से बिजनेस ने एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं करी, जो पे करना बाकी है, अकाउंटिंग उस खर्चे के आगे, उस एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ देता है। अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल देंगे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल देंगे। अगर हम टेलीफोन बिल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल बोल देंगे। तो जो भी एक्सपेंस पेंडिंग है, तो जो भी खर्चा, जो भी पैसा बिजनेस ने पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं करा, उस खर्चे के आगे यहाँ पर अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ देता है। तो एक कॉमन नाम पड़ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर सब तरीके के वो खर्चे आ गए जो बिजनेस ने अभी तक पे नहीं करे। अगला है हमारा बिल्स पेबल, यानी बिल पे करना बाकी है, तो ये भी हमारा उधार है, तो ये आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। अगला देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तो आपको पता है, ये फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलती है। आपके करंट अकाउंट में अगर 50,000 रुपए हैं लेकिन आपको इमरजेंसी में 60,000 की जरूरत पड़ी, तो भले ही आपके बैंक में 50,000 है लेकिन आप बैंक से 60,000 रुपए निकाल सकते हो। आपको बैंक जो है 10,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा कि आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। तो ये भी एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी है। अभी भले ही आपने 50 की जगह 60,000 रुपए ले लिया, लेकिन 10,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो 10,000 रुपए बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, जल्दी से जल्दी आपको बैंक को लौटाना होगा। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन, तो इसका तो नाम ही शॉर्ट टर्म लोन्स है। आपने किसी से 2-4 महीने के लिए उधार ले लिया तो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा। तो ये हमारे करंट लायबिलिटी के एग्जांपल हो गए। तो ये हमारी 2 लायबिलिटी थी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब देखो एक और लायबिलिटी होती है जिसके बारे में बुक्स के अंदर डिस्कशन आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये तीसरे टाइप की लायबिलिटी कौन सी होती है। तो तीसरे टाइप की जो लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जनरली ये लायबिलिटी कंपनीज के केस में देखी जाती है। तो अभी आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पर हम कंपनीज की अकाउंटिंग नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखते हैं। कंपनी की अकाउंटिंग देखी जाती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर, जो आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार जब हम लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन देख ही रहे हैं तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को भी देख ही लेते हैं। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम बोलते हैं हम पोटेंशियल लायबिलिटी। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था पोटेंशियल इन्वेस्टर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करी नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, वो अभी चेक कर रहे हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है, हो सकता है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करें। उसी तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो हमारी पोटेंशियल लायबिलिटी होती है। ऐसी लायबिलिटी जो पॉसिबल है, हो सकता है कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ जाए, हो सकता है कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी ना आए। अब लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी ये टोटली डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर जो कि फ्यूचर डेट पर होने वाला है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज आपकी फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर काम करता था जिसका काम करते करते मशीन में हाथ कट गया, तो एम्प्लॉय जो है परमानेंट डिसेबल हो गया। तो अब इस केस में कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि कंपनी उस वर्कर को कंपनसेशन पे करे। तो यहाँ पर इस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम उस एम्प्लॉय को 15 लाख का कंपनसेशन पे करेंगे, लेकिन वो जो एम्प्लॉय था, वो जो वर्कर था, उसने डिमांड करी कि मुझे तो 30 लाख का कंपनसेशन चाहिए क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काम करते वक्त मेरा हाथ कटा है, तो मैं परमानेंट डिसेबल हो गया हूँ और इसकी जिम्मेदार कंपनी है। कंपनी की मशीनरी में कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया। तो अब यहाँ पर ये वर्कर कंपनी से 30 लाख का कंपनसेशन मांग रहा है जबकि कंपनी 15 लाख का कंपनसेशन देने को तैयार है। तो अब ये वर्कर को गुस्सा आया, वर्कर जो है कोर्ट में चला गया, उसने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। तो अब ये केस तो बहुत सालों तक चलेगा, अगर एक बार कोर्ट में केस हो जाए तो वो केस तो कई सालों तक चलता है। तो हो सकता है कि उस केस के अंदर वर्कर जीत जाए या फिर हो सकता है कि उस केस के अंदर कंपनी जीत जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कोई भी जीत सकता है। तो डिपेंड करता है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। तो ये जो 15 लाख की एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, 15 लाख तो कंपनी देने को तैयार है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 15 लाख की एक्स्ट्रा लायबिलिटी है
जो एक्स्ट्रा 15 लाख रुपए वर्कर डिमांड कर रहा है, जो कंपनी नहीं देना चाहती, वो कंपनी के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहलाएगी कि हो सकता है फ्यूचर में कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पर ये लिखा है कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर डिफाइंड एज दोज पोटेंशियल लायबिलिटीज दैट में अकर इन अ फ्यूचर डेट एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो फ्यूचर में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ भी सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है, तो इसे बोलते हैं हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, लोन गारंटी। सपोज आपके किसी दोस्त को 10 लाख का लोन चाहिए, वो आपके पास आया और आकर बोला कि यार मेरे को बैंक से लोन लेना है, एक काम कर मेरे साथ चल और मेरे बदले बैंक को गारंटी दे दे। बैंक जो है गारंटर मांगता है लोन देते समय, तो तू उस गारंटी के फॉर्म पे साइन कर दे और बोल दे कि मैं इसकी तरफ से गारंटी देता हूँ। तो आप अपने दोस्त के साथ चले गए, तो जैसे ही आपने बैंक में जाके गारंटी के फॉर्म पे साइन करा, वहीं से आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब अगर कल को आपके दोस्त ने बैंक को 10 लाख रुपए वापस नहीं करे, तो बैंक आपको पकड़ेगा। आपके सर पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर फ्यूचर में आपके दोस्त ने पैसा पे नहीं करा, तो ये लायबिलिटी आपके सर पे आ जाएगी। तो उसके पैसा पे करने या ना करने पे डिपेंड करता है कि आपके सर पे लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो समझ में आया आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो अभी इतना समझना काफी है, बाकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट वो सब जब आगे कभी आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा। तो मेनली हमारे पास दो ही लायबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट रह गया था जो मैंने आपको बोला था, बाद में बताऊंगा। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो अब ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का क्या चक्कर है, इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने एक टाइम स्केल दे रखा है जिसके अंदर मैंने दो अकाउंटिंग पीरियड दे रखे हैं, एक 22-23 और एक 23-24। 22-23 का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, और 23-24 का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो ये हमारे दो अकाउंटिंग पीरियड है। अब होता क्या है, 18 अगस्त 2022 को एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी जाती है। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये हमारे लिए एक नॉन करंट एसेट है, यानी जिसको आप 12 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करते हो। यानी यहाँ पर 12 महीने का टाइम पीरियड है। हमें बता रखा है कि जो एसेट 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है उसको हम नॉन करंट एसेट बोलेंगे, और जो एसेट 1 साल से कम इस्तेमाल करी जाएगी उसको हम करंट एसेट बोलेंगे। अब हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर जो 1 साल का टाइम पीरियड है, वो 1 साल का टाइम पीरियड कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? क्या परचेज डेट से काउंट करा जाएगा? क्या ईयर एंड की डेट से काउंट करा जाएगा? तो आखिर काउंटिंग स्टार्ट कब से होगी? तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमें साफ साफ बता रखा है कि ये जो 1 साल की टाइम पीरियड है, 12 महीने का टाइम पीरियड है, ये आप स्टार्ट करोगे ईयर एंड से। यानी जिस डेट पर आपके अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा, उस डेट से आपके 12 महीने काउंट करे जाएंगे। यहाँ पर मशीन खरीदी गई थी 18 अगस्त 2022 को, और 18 अगस्त 2022 जो है वो 22-23 के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आता है। तो 22-23 का अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। इस दिन जो है 22-23 के अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जिसके अंदर इस प्लांट एंड मशीनरी को भी रिकॉर्ड करा जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें कहता है कि ये जो 1 साल की काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे, ये काउंटिंग आप 31 मार्च से स्टार्ट करोगे, यानी ईयर एंड से करोगे। तो समझ में आ गई आपको बात? तो यही सेम बात लायबिलिटी के ऊपर भी अप्लाई होती है। कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होगी और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी होगी? ये जो 12 महीने की काउंटिंग है, ये ईयर एंड से स्टार्ट होगी। यही बात वहां पर लिखी हुई थी कि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पेबल है, जो 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है। लेकिन ये जो 1 साल है, ये 1 साल काउंट कब से होगा? तो ये 1 साल काउंट होगा एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड से। जो डेट अकाउंटिंग पीरियड की एंड डेट होगी, उस डेट से आपकी 1 साल की काउंटिंग स्टार्ट होगी। यही बात करंट लायबिलिटी के ऊपर भी अप्लाई होती है। 31 मार्च वो डेट होगी जिस दिन आप ये देखोगे कि अगले 12 महीने तक मैंने कौन कौन सी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। जो लायबिलिटी मैंने 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है, वो लायबिलिटी को मैं नॉन करंट लायबिलिटी में डाल दूंगा, और जो लायबिलिटी मैंने 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, उस लायबिलिटी को मैं करंट लायबिलिटी में डाल दूंगा। तो अकाउंटिंग पीरियड का एंड जिस दिन होगा, उस दिन से 12 महीने की काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, दोनों के ऊपर यही रूल लगता है। तो समझ में आ गया आपको बात? अभी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देख लो। बैलेंस शीट के अंदर 3 चीजें आती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अब लायबिलिटी और कैपिटल को हम चाहे तो एक साथ भी करके लिख सकते हैं। लायबिलिटी हो चाहे कैपिटल हो, एक तरीके से दोनों ही हमारी लायबिलिटी होती है। कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर हम सिर्फ 2 ही कॉलम बनाते हैं, एक एसेट और दूसरी लायबिलिटी। कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, जहां पर हम एसेट के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को लिखते हैं, उसके बाद हम नीचे करंट एसेट्स को लिखते हैं, फिर हम नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल कर देते हैं। उसी तरीके से लायबिलिटी साइड में देखो, सबसे पहले हम इंटरनल लायबिलिटी लिखेंगे यानी कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद हम नीचे नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, और फिर फाइनली हम लास्ट में करंट लायबिलिटी लिखेंगे, और फिर लास्ट में हम इन तीनों का टोटल कर देंगे। और हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट तभी सही मानी जाती है जब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है। यानी जब आपका एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल मैच करेगा, तभी आप कह सकते हो कि आपकी बैलेंस शीट सही बनी है। तो बैलेंस शीट मैच कराना अकाउंटिंग के अंदर बहुत बड़ा काम है और सबसे आखिरी काम है। अगर अकाउंटिंग के अंदर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी काम किया था
रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जितना भी काम किया था वो सारा काम आपका सही है। तो बैलेंस शीट जिस दिन मैच हो गई उस दिन मजा आ जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट मैच करना सीखना बहुत टेढ़ा काम है, आराम से धीरे धीरे स्टेप वाइज सीखेंगे। तो ये बैलेंस शीट का हमारे सामने फॉर्मेट होता है, एक बार आप देख लो। तो ये हमारा लायबिलिटी का पॉइंट भी खत्म हो गया।